Hello everyone, welcome to the Academic Hub. So this is our second video on writing and city life chapter 2 of class 11th history. So in this video we are continuing from Mesopotamia and its geography. So शुरू करते हैं। इराक इराक एक डाइवर्स एनवायरमेंट्स वाला देश है। इराक की बात क्यों की गई है जबकि हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों इराक की बात इसलिए की गई है क्योंकि मेसोपोटामिया जो है वो प्रेजेंट डे इराक में ही पड़ता है, रिपब्लिक ऑफ इराक में। इसलिए मेसोपोटामिया की जगह यहाँ पे इराक लिखा हुआ है। तो इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनरी है, अंड्यूलेटिंग प्लेन्स है। अंड्यूलेटिंग प्लेन्स यानी वो बिल्कुल फ्लैट प्लेन्स नहीं है। यहाँ के जो प्लेन्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है बल्कि कर्वी नेचर के हैं। कई कई जगह पर ऊपर हैं थोड़े ट्री हाइट की बराबर, कई कई जगह पे नीचे आ जाते हैं, एक ट्री कवर्ड माउंटेन रेंज सी बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वाटर स्ट्रीम की बात करें तो क्लियर वाटर स्ट्रीम्स हैं, वाइल्ड फ्लावर्स हैं और इनफ रेनफॉल होती है यहाँ पे टू ग्रो क्रॉप्स, यानी यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल भी होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट एरिया में एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ पे लगभग 7000 से 6000 BC के बीच में शुरू हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। अब नॉर्थ की बात करते हैं। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में एक अपलैंड का एक बड़ा सा स्ट्रेच है जिसे स्टेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपी। अंडरलाइन कर लीजिए स्टेपी। तो नॉर्थ में एनिमल हर्डिंग एक बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। क्यों है ऐसा? क्योंकि विंटर रेन के बाद वहाँ पे शीप्स, गोट स्टेपी की ग्रासेस पे और लो शब्स पर ही फीड करती हैं। ठीक है। तो इतना ही दिया है इसमें नॉर्थ के बारे में, ये याद रखिएगा वहाँ पे स्टेपी पड़ते हैं। अब ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपको ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी टिग्रिस रिवर की, जो कि माउंटेन रेंज में कम्युनिकेशन का काम करती हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती हैं, कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन ऑफ इराक। तो जो ईस्ट की है आपकी टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज वो कम्युनिकेशन का काम करती हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स के रूप में। अब साउथ की बात करें तो साउथ में एक डेजर्ट है और फिर भी सदर्न इराक इज़ अ प्लेस जहाँ पे पहली सिटीज़ और राइटिंग इमर्ज हुई। अब साउथ के डेजर्ट की बात करें तो साउथ के डेजर्ट सिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। सिटीज़ को सपोर्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि दो जो नदियाँ बहती हैं यहाँ से, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, जिनका राइट नदर्न माउंटेन से होता है। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा लाइन से कि यूफ्रेटस और टिग्रिस इनका राइज होता है नदर्न माउंटेन से। तो अब साउथ के डेजर्ट सपोर्ट सिटीज़ को इसीलिए करते हैं क्योंकि यूफ्रेटस और टिग्रिस अपने साथ लोड्स ऑफ सिल्ट कैरी करती हैं। तो जब ये सदर्न एरिया को फ्लडेड करती हैं, जब इनका वाटर बाहर निकल आता है फील्ड्स में, तो इनकी जो फर्टाइल सिल्ट होती है ये वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और इसी कारण बस ये सपोर्ट करती हैं सिटीज़ को डेजर्ट में भी। आगे की बात करें तो ये मैप है, आप देख सकते हैं। मैं आगे से कंटिन्यू करता हूँ। अब सिल्ट डिपॉजिट करने के बाद जो वाटर बचता है वो वाटर स्मॉल कैनल्स में चला जाता है। तो इन कैनल्स से ये वाटर बैंक्स तक जाता है। फिर पास्ट की बात करें तो ये इरिगेशन कैनल्स की तरह फंक्शन करते थे। ये कैनल्स, माफ़ करिए, चैनल्स इरिगेशन कैनल्स की तरह फंक्शन करते थे। इन्हीं से जो वाटर आता था उसी को फार्मर्स बीट, बार्ले, पीस और लेंटिल्स में डाइवर्ट कर देते थे। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि सारे एंशियंट सिस्टम में से इवन रोमन एम्पायर को भी इंक्लूड कर लें, फिर भी ये सदर्न मेसोपोटामिया का एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव था कि किसी और रीज़न का नहीं था। इवन वहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल नहीं थी टू ग्रो क्रॉप्स। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि मेसोपोटामियन जो सीप्स थी, गोट्स थी, जो कि ग्रेज करती थी स्टेपीज पे, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स पर और माउंटेन स्लोप्स पर, ये भी मीट, मिल्क और वूल प्रोड्यूस करती थी एबंडेंस में। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर उसके अलावा फिश अवेलेबल थी रिवर्स में। डेट पाम एज अ समर फ्रूट यूज़ किया जाता था। यानी कुल मिला के बात ये है कि वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज, माफ़ करिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एबंडेंस में थी। लेकिन एक और गलती मत करिएगा आप लोग कि आप ये गलती कर बैठे हैं कि वहाँ की रूरल प्रॉस्पेरिटी की वजह से ही वहाँ पे सिटी इमर्ज हुई। ऐसा नहीं था, इसके पीछे कुछ और रीज़न है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स देख लीजिए, इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है कुछ। द अर्लियर सिटीज़ इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू ब्रॉन्ज एज।
यानी मेसोपोटामिया की जो सिटीज़ थी अर्लियर वो ब्रॉन्ज एज के समय की, यानी 3000 BC पुरानी। और मेसोपोटामियन जो वेपन होते थे वो भी ब्रॉन्ज के बनते थे। जैसे स्फेयर की टिप की बात करेंगे आप, वो स्फेयर की टिप भी ब्रॉन्ज की थी। ये दो चीज़ थी इंपॉर्टेंट जिन्हें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रू मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो शुरू करते हैं। सिटीज़ एंड टाउन्स ऐसी जगह नहीं है केवल जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन रहती हैं। इसके अलावा इट इज़ अ इकोनॉमी, यानी जब एक इकोनॉमी फूड प्रोडक्शन के अलावा दूसरे फैक्टर्स में स्प्रेड करती है तब ये एडवांटेज हो जाता है वहाँ के लोगों के पास टू लिव इन टाउन्स। इसी से सिटी लाइफ बिगेन होती है। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। तो अर्बन इकोनॉमी फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंक्लूड करती है। सो सिटी पीपल जो होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, वो दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं। एंड देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन दैम। जो मैंने अंडरलाइन किया उसे अंडरलाइन करते चलिए। आगे आपको एक एग्जांपल दिया है एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन का कि एक ब्रॉन्ज टूल मेकर को टूल्स चाहिए, वो स्टोन टूल कार्वर को स्टोन वो ब्रॉन्ज टूल्स चाहिए, और सिटी पीपल के बीच में रेगुलर इंटरेक्शन होती है। आगे एक एग्जांपल दिया है कि एक स्टोन सील कार्वर है जिसे अपने स्टोन कार्व करने के लिए ब्रॉन्ज टूल्स भी चाहिए, कलरफुल स्टोन्स भी चाहिए जिन्हें वो खुद नहीं ला सकता, इसीलिए उसे इस रेगुलर इंटरेक्शन का हिस्सा बनना पड़ता है। आगे एक और पॉइंट बनता है जिसे आपको अंडरलाइन करना होगा कि डिवीज़न ऑफ लेबर अर्बन लाइफ का एक मार्क है, यानी अर्बन लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है डिवीज़न ऑफ लेबर। आगे की बात करें तो एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो मैनेज करे ट्रेड को, क्योंकि फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स एंड वुड्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं डिफरेंट प्लेसेस से सिटी मैन्युफैक्चरर्स के पास, इसीलिए ऑर्गेनाइज ट्रेड और स्टोरेज इन चीज़ों की ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रेन्स और अदर फूड आइटम्स की डिलीवरी होती है विलेजेस से सिटी में, और ये फूड सप्लाई जो आती है उसे स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसे स्टोन टूल्स के अलावा, स्टोन और ब्रॉन्ज टूल्स के अलावा पॉट्स भी होने चाहिए सील कटर्स के पास। और सिटी लाइफ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ पीपल कमांड करते हैं और कुछ ओबे करते हैं। एंड अर्बन इकोनॉमीज़ जो होती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, यानी अर्बन इकोनॉमी में आपको रिटन रिकॉर्ड्स रखने ही पड़ते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है अर्बनाइजेशन का, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। 5 इम्पॉर्टेंस हो गए अर्बनाइजेशन के, काफ़ी हैं आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ब्लू बॉक्स है, इसे अभी फ़िलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। तो पहले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि क्या नीड थी ट्रेड करने की या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स की। फिर दूसरे पैराग्राफ में हम मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मेसोपोटामिया के फूड रिसोर्सेज चाहे कितने भी रिच हों, बट फिर भी वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज की कमी थी। सदर्न पार्ट की बात करें तो सदर्न पार्ट में टूल्स, सील्स, ज्वेल्स काफ़ी कम थे। वहीं ईरानी डेट पाम और पॉपुलर भी काफ़ी कम था क्राफ्ट या फिर बोर्ड्स बनाने के लिए। साथ ही वहाँ पे मेटल भी नहीं थे टूल या वेसल्स या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। इससे हम एक चीज़ समराइज कर सकते हैं कि एंशियंट मेसोपोटामिया में ट्रेड होती होगी और वे लोग एबंडेंस टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बदले वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, सेल एंड वेरियस स्टोन्स लेते होंगे टर्की, ईरान और कंट्रीज अक्रॉस द गल्फ से। ये टर्की, ईरान और बाकी की जो कंट्रीज की अभी हमने बात करी, यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज तो थे पर यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए स्कोप नहीं था, यानी मेसोपोटामिया से उल्टा था। तो ये रेगुलर एक्सचेंजेस थे। ये पॉसिबल किस लिए हो सके, क्योंकि देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन एक्सपेंडिशन को एक्यूपाई करता था। और ये एक्सचेंज जो शुरू हुए थे ये मेसोपोटामिया, सदर्न मेसोपोटामिया के पीपल्स ने इनिशिएट किए थे। अभी हमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स का कारण पता चल गया, अब हम उनके मोड ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। तो क्राफ्ट, ट्रेड और सर्विस के अलावा इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा टाइम लेता है या फिर ज़्यादा एनिमल फीड लेता है तो सिटी की इकोनॉमी वाइबल नहीं रहेगी, यानी स्टेबल, समृद्ध नहीं रहेगी सिटी। तो जो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सब जगह अवेलेबल है वही मेसोपोटामिया था, वो था ओवर वाटर। सो बोट्स और ब्रिजेस में सामान लाद कर उसे वाटर करंट या फिर विंड से आगे बढ़ाया जाता था। और जबकि एनिमल्स अगर ट्रांसपोर्ट करते तो एनिमल्स को खाने के लिए चाहिए होता।
जो कैनाल्स और नेचुरल चैनल्स थे वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूट्स का काम करते थे। तो आगे आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यूफ्रेटस रिवर सिटी मारी के लिए एक रूट प्रोवाइड करती थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंस था। अब डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की बात करें, यानी मेसोपोटामिया में राइटिंग कैसे डेवलप्ड की। तो हर सोसाइटी के पास अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसमें सर्टेन स्पोकन वर्ड्स कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं, और इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। राइटिंग भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, बट एक अलग तरीके से, क्योंकि इसमें हम अपनी बात पेपर पे या किसी और चीज़ पर लिख के एक्सप्रेस करते हैं, ना कि बोल कर। तो जब हम राइटिंग या स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब होता है कि स्पोकन वर्ड्स को विजुअल साइंस में रिप्रेजेंट करना। अब मेसोपोटामिया में राइटिंग की बात करें तो मेसोपोटामिया में पहली रिटन टैबलेट थी, वो लिखी गई अराउंड 3200 BCE, यानी 3200 BCE पहले। तो इस टैबलेट पर माफ़ करिए इन टैबलेट्स पर पिक्चर्स थी, साइंस थे, नंबर थे, और तकरीबन 5000 ऑक्सन, फिश, ब्रेड लोफ एक्सेट्रा के साइन थे। यानी ऐसी चीज़ें थी जो कि या तो मंदिर में लाई जाती थी या मंदिर से डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी उरुक के टेम्पल से। तो एक बात तो साफ थी कि राइटिंग जब शुरू हुई, जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सिटी में सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टाइम पर और डिफरेंट पीपल्स के साथ और डिफरेंट गुड्स के लिए इवॉल्व होते हैं या किए जाते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि राइटिंग शुरू हुई जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, क्योंकि सिटी में ट्रांजेक्शन डिफरेंट टाइम्स पे होते हैं और वे डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट गुड्स को इंक्लूड करते हैं। तो जो क्ले टैबलेट्स मिली थी 3200 BC पुरानी, या तो वे हाइट में 3.5 सेंटीमीटर की थी या उससे कम थी, और हर टैबलेट पे ऐसे साइन थे, ऑक्स, ग्रेन फिश, बोर्ड्स एक्सेट्रा। आगे बात करें तो मेसोपोटामियंस जो थे वो क्ले की टैबलेट पे लिखा करते थे। तो पहले एक स्क्राइब क्ले को वेट करके उसे एक टैबलेट का साइज़ दे देता था, उसके बाद वो केयरफुली उसके सरफेस को स्मूथ करता था, फिर वो एक शार्प रीड से या फिर किसी मेटल के पीस से उस स्मूथ सरफेस पर लिखता था, प्रेस करके वर्ड्स बनाता था, साइंस लिखता था, और जो वर्ड्स लिखे जाते थे वो वेज शेप्ड में लिखे जाते थे, यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल में। तो एक बार धूप में सूखने के बाद टैबलेट्स बहुत इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाती थी, पोइट्री की तरह, माफ़ करिए पोट्री की तरह, मतलब इतनी हार्ड हो जाती थी कि एक बार उस टैबलेट का काम ख़त्म हो जाता था तो उस पर दोबारा लिखा नहीं जा सकता था, उसे फेंकना ही पड़ता था। एक बार सरफेस ड्राई होने के बाद साइंस को नहीं मिटाया जा सकता था, इसीलिए कितना भी छोटे से या बड़ा ट्रांजेक्शन हो, सबके लिए एक सेपरेट टैबलेट रिक्वायर्ड थी। यही कारण है कि मेसोपोटामियन साइड से टैबलेट्स ह्यूज नंबर में मिली। तो आज इन टैबलेट्स के कारण ही हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं जितना इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं। तो 2600 BCE के बाद लेटर्स जो थे वो यूनिफॉर्म हो गए, यानी वेज शेप्ड लेटर्स, और लैंग्वेज जो उनकी थी वो सुमेरियन हो गई। राइटिंग अब रिकॉर्ड्स लिखने के लिए नहीं बल्कि डिक्शनरीज लगाने के लिए, लीगल वर्डिक्ट्स या फिर वैलिडिटी देने के लिए, नरेटिंग द डीड्स ऑफ द किंग्स, अनाउंसिंग द चेंज किंग है मेड इन द कस्टमरी लॉ, इन सब के लिए यूज़ होने लगी। और सुमेरियन जो लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, वो ग्रेजुअली 2400 BCE के बाद अकेडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया सुमेरियन लैंग्वेज को। लेकिन यूनिफॉर्म राइटिंग अकेडियन लैंग्वेज में कंटिन्यू रही फॉर नेक्स्ट 2000 ईयर्स। तो ये क्ले टैबलेट्स की एक पिक्चर है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे की बात करेंगे द सिस्टम ऑफ राइटिंग से नेक्स्ट वीडियो से। तो इस वीडियो को आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।